हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मैंने सुना पुराने वाले डायलॉग से बहुत बोर हो गए बच्चे, है ना। कमेंट कर करके बोल रहे थे सब बोर हो गए, कुछ नया लेकर आओ। ठीक है, तो जय श्री कृष्णा बहुत है आप लोगों के लिए। चलो, तो आपके जीतू पे आप फिर से आप आ गए हैं आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के। हमारा चैप्टर चल रहा है सरल रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मोशन, और ये उसका लेसन नंबर 7 है। अगर इससे पहले किसी ने 6 लेसन नहीं देखे तो देख लेना। लास्ट लेसन में अपन ने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे, बच्चों ने बोला और कराइए। आने वाले लेसन में ट्राई करेंगे कि हम और न्यूमेरिकल अपन ला सकें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद ये हमारा चैप्टर ओवर हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला था छोटा सा चैप्टर है, बस न्यूमेरिकल की वजह से नंबर ऑफ लेसन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो अपेक्षित गति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलेटिव मोशन। देखो, ये आपने अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ऑब्जर्व किया होगा। जैसे आप अगर एक कार के अंदर जा रहे हो, ठीक है, और मान लो कार क्या, ट्रेन मान लो, ट्रेन बहुत अच्छी एग्जांपल है। आप ट्रेन में चल रहे हो, ठीक है, आप खुद भी ट्रेन में चल रहे हो, ट्रेन भी चल रही है, तो उस केस में क्या बोलते हैं, या आप सपोज ट्रेन के अंदर बैठे हो, दूसरी ट्रेन क्या बोलते हैं जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, मान लो आप आगे की तरफ, इधर की तरफ ट्रेन में जा रहे हो, दूसरी ट्रेन जो है वो दूसरी तरफ जा रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्पीड डबल हो गई। ठीक है ना, ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी स्पीड डबल हो गई, या दोनों पैरेलल चल रही है तो हमारी स्पीड कम हो गई। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती है जहां पे हम एक्चुअली एक पर्टिकुलर वेग को दूसरे वेग से कंपेयर करते हैं, मतलब हम दो वेगों की तुलना करते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष, एक वस्तु की गति के सापेक्ष दूसरे वस्तु की गति देखते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं आपेक्षित वेग। ठीक है, तो देखो इसके लिए मैंने बहुत सुंदर सा आप लोगों के लिए डायग्राम बनाया है। बड़ी मेहनत लगी इस डायग्राम को बनाने के लिए, लेकिन पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो, डेफिनेशन बोल रही है किसी गतिशील या स्थिर वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षित वेग वह दर है जिसमें कि पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। अब देखो, ये तो है बुक की डेफिनेशन, छापनी थी मुझे क्योंकि आपके एग्जाम में ही आनी है, लेकिन जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा तब तक आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो पहले इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, फिर वापस डेफिनेशन पे आएंगे और फिर उसके वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेशन बोलना क्या चाहती है। तो देखो, ये प्यारा सा हमारा बच्चे का नाम चिंकू, बोरिंग बोरिंग से नाम रखते हैं ना, चिंकू। ठीक है, यहाँ चलो आप लोगों के फेवरेट शान भैया, शान भैया का एक और नया फेस आपको देखने को मिल रहा है। फिरोज भैया को तो आप सबने देख ही लिया, फिरोज भैया हमारे दाढ़ी वाले बाबा हैं, और शान भैया के भी दाढ़ी वाड़ी आई नहीं है, तो ये हमारे शान भैया और ये हमारे फिरोज भैया। ठीक है, तो फिरोज भैया बाहर खड़े हैं और शान भैया जो है ना वो अंदर है। ठीक है, तो अब क्या है, देखो कहानी, तो ये शान भैया जो है एक ट्रेन के अंदर चल रहे हैं। ट्रेन खुद कितनी स्पीड से चल रही है, 9 मीटर प्रति सेकंड, और वो जो स्पीड है वो किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। देखो यहाँ पे हम एक्चुअली क्या करते हैं, एक वस्तु की वेग को दूसरे वस्तु के सापेक्ष देखते हैं। सापेक्ष या विद रेस्पेक्ट टू बोलते हैं इसको इंग्लिश में, विद रेस्पेक्ट टू। जैसे अपन डिफरेंशिएशन यानी अवकलन करते थे तो y का अवकलन x के सापेक्ष करते थे, यानी उसके साथ उसकी तुलना चल रही है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर मैंने VTG लिखा तो VTG का मतलब क्या है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड है, ये T का मतलब ट्रेन से और G का मतलब ग्राउंड से, तो ये ट्रेन का वेग है किसके सापेक्ष, ग्राउंड यानी हमारे धरातल के सापेक्ष। मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं ग्राउंड ताकि आप थोड़ा डिकोड कर पाओ। जी मतलब ग्राउंड से है, जहां पे ये हमारे फिरोज भैया खड़े हैं, मतलब बाहर, ट्रेन के बाहर, तो ग्राउंड के सापेक्ष, तो इसका मतलब ये है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो VG का अरे ये चल ही नहीं रहा, चलो मैं साइड में लिख देता हूँ, हम इसे साइड में लिख देते हैं। तो VTG का मतलब क्या है, ट्रेन का वेग धरातल या ग्राउंड के सापेक्ष। ग्राउंड मतलब धरातल, तो ग्राउंड के सापेक्ष। ठीक है, ओके। इसी तरीके से देखो, अब जैसे PT लिखा है, P का मतलब यहाँ पे किससे, पैसेंजर से, तो हमने हमारे शान भैया को ट्रेन का पैसेंजर बना दिया है। ठीक है ना, वो अपनी आई के घर घूमने जा रहे हैं, तो पैसेंजर जो है हमारा, उसकी स्पीड यानी उसका जो वेलोसिटी यानी वेग जो है वो किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो हमारे शान भैया की वेग जो है वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला अपन ने, ट्रेन के रेस्पेक्ट में। मतलब ट्रेन, अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, जैसे फिरोज भैया ग्राउंड पे खड़े हैं, तो अगर वो ट्रेन को देखेंगे तो ट्रेन की स्पीड, मतलब ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर शान भैया ट्रेन के अंदर ही चल रहे हैं तो शान भैया ट्रेन के रेस्पेक्ट में कितने वेग से चल रहे हैं, 2 मीटर प्रति सेकंड से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन फिरोज भैया को शान भैया की स्पीड कितनी दिखेगी, या किस मतलब क्या होगी उनकी स्पीड, तो उनकी स्पीड हो जाएगी बेटा 11 मीटर प्रति सेकंड।
ये हमारी पैसेंजर यानी शान भैया की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये वैल्यू कैसे आई वो आज अपने को पढ़ना है। आई होप सबको एग्जांपल क्लियर होगा। एक बार मैं और बता देता हूँ। पहले अपन ने बोला ट्रेन की स्पीड है, ठीक है ना। शान भैया ने ट्रेन को देखा कि भाई ट्रेन जो है ना यार वो तो 9 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, ठीक है। नहीं, फिरोज भैया ने देखा, फिरोज भैया बाहर है ना। तो फिरोज भैया ने ट्रेन को देखा कि भाई हमारी जो ट्रेन है वो 9 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है। तो हमने लिखा, देखो लिखा है ट्रेन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ट्रेन का वेग ग्राउंड के सापेक्ष। अब हमारे जो शान भैया जो ट्रेन के अंदर ही बैठे हैं, ठीक है ना, बैठे क्या चल रहे हैं, तो वो ट्रेन के अंदर ही कितनी स्पीड से चल रहे हैं, 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, ठीक है। यानी जो शान भैया है उनकी स्पीड ट्रेन के रेस्पेक्ट में यानी ट्रेन के अंदर ही कितनी है, वो है हमारी 2 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए इसको अपन ने लिखा है VPT, यानी पैसेंजर की स्पीड जो है वो, सॉरी पैसेंजर की जो वेलोसिटी है वो ट्रेन के सापेक्ष, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब फिरोज भैया को किसकी स्पीड निकालनी है, फिरोज भैया को पैसेंजर की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो फिरोज भैया क्या करेंगे, फिरोज भैया एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है वो इस लेसन के आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिरोज भैया को शान भैया की स्पीड 11 मीटर प्रति सेकंड कैसे मिली वो भी अपन निकालेंगे, ठीक है। अभी तो डायग्राम के लिए मैंने बता दिया कि 11 मीटर प्रति सेकंड निकली, वो कैसे निकली आगे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं। दो चीजें एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, ठीक है। और हो सकता है कि जो आपका, इसको अपन बोलते हैं बेटा प्रेक्षक, प्रेक्षक इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑब्जर्वर, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्जर्वर कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी आप चीजों को ले सकते हो, यहाँ आप खड़े हो तो आप अपने रेस्पेक्ट में ले सकते हो। दो चीजें चल रही है उसमें से एक ऑब्जर्वर हो जाएगा, प्रेक्षक हो जाएगा, दूसरी वस्तु गतिशील हो जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। तो अब डेफिनेशन पे वापस आते हैं। डेफिनेशन में लिखा है किसी गतिशील या स्थिर वस्तु के सापेक्ष, तो हम किसके सापेक्ष देख रहे थे हमारी गति, फिरोज भैया के सापेक्ष यानी प्रेक्षक के सापेक्ष जो कि स्थिर था। हो सकता है कि हमारे फिरोज भैया भी किसी ना किसी वेग से गति कर रहे हो, तो उस केस में हमारा प्रेक्षक गतिशील हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो प्रेक्षक है जो या तो स्थिर होगा या तो गतिशील होगा, तो क्या बोलते हैं उसके सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु का अपेक्षित वेग क्या होता है, वह दर है जिसमें पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। मतलब फिरोज भैया के सापेक्ष इन जो शान भैया है उनकी जो पोजीशन है, जो स्थिति, वो समय के साथ किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, उसी को हम बोलते हैं अपेक्षित वेग। जैसे फिरोज भैया खड़े हैं, स्टेशनरी खड़े, तो इनके सापेक्ष शान भैया की जो स्पीड है वो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस बढ़ी, 11 मीटर प्रति सेकंड वेग है ना हमारा अपेक्षित वेग। इसका मतलब फिरोज भैया ऑब्जर्व करेंगे कि 1 सेकंड में शान भैया ने 11 मीटर की दूरी तय कर ली, ठीक है। तो हमने देखो यहाँ पे बोला वह दर है, दर मतलब टाइम को डिवाइड करेंगे, जिसमें पहली वस्तु के सापेक्ष, पहली वस्तु कौन, ये फिरोज भैया, वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, मतलब इनकी पोजीशन में, क्योंकि ट्रेन तो आगे जा रही है, शान भैया भी उनके साथ आगे आगे चल रहे हैं। तो आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर फिर भी नहीं समझ आती तो आप अपने वर्ड्स में लिखिए। अपेक्षित वेग मतलब क्या होता है, जब हम एक वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष लिखें, दैट्स इट, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन लिखोगे तो भी करेक्ट है। यदि किसी एक वस्तु का वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष देखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपेक्षित वेग कहते हैं। जिसके सापेक्ष आप देख रहे हो यानी जो आपका ऑब्जर्वर है वो गतिशील भी हो सकता है और वो स्थिर भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अभी देखो मैंने यहाँ पे कुछ फालतू की रामायण लिखी है, ठीक है, पर समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने 2 लाइंस ड्रॉ करी है, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये पहली लाइन ए को बता रही है, दूसरी लाइन बी को बता रही है, ठीक है। जो पिंक कलर की लाइन है ना, नहीं पिंक तो नहीं पर्पल है, थोड़ा पिंक पर्पल कलर है, ठीक है। तो ये पर्पल कलर की एक लाइन है और एक येलो कलर की लाइन है। तो जो येलो कलर की लाइन है वो ए को बता रही है और जो पर्पल कलर की लाइन है वो किसको बता रही है, बी को बता रही है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ये चलो वापस शान भैया को पिक्चर में ले आते हैं। तो शान भैया यहाँ पे खड़े हैं और हमारे फिरोज भैया यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, इनिशियली, ठीक है। तो शान भैया कहाँ पे खड़े हैं, ऊपर वाली लाइन पे, फिरोज भैया कहाँ खड़े हैं, नीचे वाली लाइन पे। यानी t बराबर 0 सेकंड पर, यानी विराम, मतलब जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट भी नहीं करी तब शान भैया की जो पोजीशन है वो कहां पर है, ये रही। शान भैया ने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तय कर ली है, उसको अपन ने नाम दिया XA0, 0 समय को बता रहे हैं, ठीक है ना। XA मतलब पहले वाले बंदे के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, और कितने सेकंड पर, 0 सेकंड पर। दूसरी बात देखो, फिरोज भैया ने 0 सेकंड में कितनी दूरी तय करी प्रारंभिक बिंदु से, मतलब हमने जब उसको ऑब्जर्व करना, उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा तो हो गया XB0। तो ये x एक्चुअली दूरी है, मान लो 2 मीटर 3 मीटर, मान लो ना शान भैया ने 2 मीटर की दूरी तय करी,
फिरोज भैया 3 मीटर के डिस्टेंस पे थे जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट करा, मतलब पहले ही गति कर रहे थे, ठीक है ना। अब टी टाइम बाद मान लीजिए दोनों समान वेग से चल रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है समान, हो सकता है असमान, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो कि शान भैया ने टी समय में, मान लो 2 सेकंड में उन्होंने 4 मीटर की दूरी तय कर ली, और हमारे फिरोज भैया ने उतने ही टाइम में 2 सेकंड में हमारे फिरोज भैया ने 5 मीटर की दूरी तय कर ली। तो हमारे फिरोज भैया की जो नई दूरी है यहां से यहां तक, सॉरी पहले शान भैया को देख लेते हैं। तो शान भैया की टी समय बाद प्रारंभिक बिंदु से दूरी कितनी हो गई, 4 + 2 6। हमारे केस में अपन ने उसको क्या लिख दिया, XAT, यानी टी समय पर वस्तु का विस्थापन। ऐसे देखो फिरोज भैया ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, 5 मीटर, और पहले 3 मीटर कर ही रखा था, मतलब टोटल 8 मीटर। इसको अपने नाम दे दिया XBT। तो दो चीजें चल रही हैं यहाँ पे, एक A है और एक B है। 0 सेकंड पर इनकी पोजीशन XA0 और XB0 थी, और T समय बाद इनकी पोजीशन XAT और XBT हो गई। आई होप इतना सबको क्लियर हो गया होगा, एग्जाम्पल दे के भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब अपने को क्यों छोटा सा एक फॉर्मूला निकालना है और कुछ भी नहीं, एग्जाम में कभी आ जाए थोड़ा कैलकुलेशन फैलकुलेशन के लिए, तो उसके लिए, बाकी कुछ नहीं। तो अगर हम ए वस्तु का विस्थापन देखते हैं, ए वस्तु में कितना विस्थापन हुआ, एक वस्तु कितना डिस्प्लेस हुई, कितनी गति करी ए वस्तु ने, यानी शान भैया ने कितनी गति करी, 4, फिरोज भाई ने कितनी गति करी, 5। कैसे निकालूंगा, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस कर दो। अब मैं ऐसा मान के चल रहा हूं ना कि हमारे जो शान भैया है वो VA वेग से चल रहे हैं, और हमारे फिरोज भैया VB वेग से चल रहे हैं। ये भी 2 सेकंड के लिए चले थे, ये भी 2 सेकंड के लिए चले थे, तो इन्होंने कितनी दूरी तय करी है, VA × T, है ना। दूरी बराबर या विस्थापन बराबर वेग इंटू समय। स्ट्रेट लाइन चल रहे हैं तो हम चाल और वेग को ऐसे उल्टा सीधा बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इन्होंने कितनी दूरी तय करी उस टाइम में, VBT, ठीक है। तो शान भैया ने VAT, क्यों, क्योंकि VA वेग से चल रहे थे, तो T समय में कितनी दूरी तय कर ली, VAT। इस तरीके से हमारे फिरोज भैया किस वेग से चल रहे थे, VB, ठीक है ना। B सबस्क्रिप्ट में लिखा है, मतलब B लाइन को बता रहा है, और T समय में कितनी दूरी तय कर ली, VBT। तो हमारे पास दोनों का क्या आ गया, विस्थापन आ गया, ये A का, ये B का, ये शान भैया का, ये फिरोज भैया का। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, कि फिरोज भैया के रेस्पेक्ट में शान भैया की कितना विस्थापन था, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, तो नीचे लिखा है वस्तु B का A के सापेक्ष विस्थापन, यानी फिरोज भैया का शान भैया के रेस्पेक्ट में कितना विस्थापन था। शान भैया के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं, मतलब शान भैया हमारे प्रेक्षक हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बोलते हैं वो ऑब्जर्वर या प्रेक्षक होता है ना। तो हमारे जो शान भैया है वो क्या, ऑब्जर्वर है, इसलिए हमने बोला वस्तु B का A के सापेक्ष विस्थापन, तो B में से एक को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जो ऑब्जर्वर होता है हमेशा पीछे ही आता है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो चीज हमेशा पहले ही आती है, ठीक है। तो हम किसको देख रहे थे, फिरोज भैया को। कौन देख रहा था, शान भैया देख रहे थे, तो फिरोज भैया माइनस शान भैया का डिस्टेंस, तो इसको SB माइनस SA को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे B का A के सापेक्ष विस्थापन, ठीक है ना। A ऑब्जर्वर है और B जो गति कर रहा है, या जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। A क्या है, ऑब्जर्वर यानी प्रेक्षक, और B क्या है, जिसको प्रेक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तो SB माइनस SA। अगर मैं SA माइनस SB लिख देता ना, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमारा A का B के सापेक्ष विस्थापन, ठीक है। A का B के सापेक्ष विस्थापन, जो देखता है ना वो हमेशा पीछे ही आता है, वो कभी आगे नहीं आ सकता। जिसको देखा जाता है ना वो सबसे पहले ही लिखा जाता है। अभी जैसे मेरे को B को देखना है, मुझे फिरोज भैया को देखना है, तो मैं फिरोज भैया को पहले लिखूंगा, ठीक है। अगर मुझे शान भैया को देखना है तो मैं पहले शान भैया को लिखूंगा। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, B का A के सापेक्ष विस्थापन। निकालना आसानी है, देखो VBT माइनस VAT, कुछ नहीं, विस्थापन की वैल्यू डाल दी, इसमें से आप T कॉमन ले लो, तो हमें क्या मिलेगा, VB माइनस V इंटू T। अब अगर मैं ये जो T है ना, इसको डिवाइड में लेके जाऊं, इस वाले के SB माइनस SA अपॉन T, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, देखो ये मिला मुझे, ये जो मेरे को टर्म मिली ना, VB माइनस VA इज इक्वल टू SB माइनस SA अपॉन T। कैसे है ये, क्योंकि हमने भी लिखा था VB T माइनस VAT बराबर SB माइनस SA, तो यहां से हमने T कॉमन लिया था, VB माइनस VA बराबर SB माइनस SA, और इस T को डिवाइड में लेकर चले गए, ठीक है। तो ये जो हमारी टर्म आई है VA माइनस VB, इसी को ही हम बोलते हैं अपेक्षित वेग। किसका, B का, किसके रेस्पेक्ट में, A के रेस्पेक्ट में। B का वेग या अपेक्षित वेग किसके सापेक्ष, A के सापेक्ष, ठीक है।
तो कैसे निकालेंगे, b का विस्थापन माइनस a का विस्थापन अपॉन जितना भी टाइम अपन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। देखो ये लिखा है, अतः एक वस्तु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को आपेक्षित वेग कहते हैं। फर्स्ट में ये डेफिनेशन थी, देख लो, ठीक है ना। आपेक्षित वेग वह दर है जिसमें पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति या विस्थापन में परिवर्तन होता है। इससे अच्छी डेफिनेशन ये आप ये याद कर सकते हो, ये ज्यादा इजी है, मैं आप यही प्रेफर करूंगा, ये याद कर लो। एक वस्तु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपेक्षित वेग कहते हैं। एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम अपेक्षित वेग कहते हैं, ठीक है। या एक वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपेक्षित वेग बोलते हैं। एक ही बात है, क्योंकि है ना विस्थापन में परिवर्तन की दर एक्चुअली हमारा वेग ही होता है। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। वैसे तो डेफिनेशन कोई पूछता है नहीं, क्वेश्चन ही आएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर हम a का वेग देख रहे हैं किसके सापेक्ष, b के सापेक्ष, मैंने बोला ना जिसको देखते हैं वो पहले लिखा जाता है, जो देख रहा होता है हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो va भी लिख दिया, मतलब मैं b को देख रहा हूं किसके सापेक्ष, a के सापेक्ष, तो मैंने लिख दिया vb माइनस v है, सिंपल। अगर b को a के सापेक्ष देखा जा रहा है मतलब vb माइनस v है। अगर a को b के सापेक्ष देखा जाए मतलब b इस बार ऑब्जर्वर बन गया, b प्रेक्षक बन गया। जैसे हमारे केस में शान भैया जो है, पहले हम उसको देख रहे थे, फिरोज भैया को देख रहे थे, तो पहले फिरोज भैया जो है उसको हम प्रेक्षित कर रहे थे। प्रेक्षक कौन था, शान भैया। पहले किसको देख रहे थे अपन, फिरोज भैया को। तो फिरोज भैया की स्पीड में से यानी वेग में से हमने शान भैया के वेग को माइनस कर दिया। देख कौन रहा है, शान भैया। किसको देख रहे हैं, फिरोज भैया को। तो फिरोज भैया का वेग शान भैया के सापेक्ष। अगर मैं उल्टा बोलूं तो v शान भैया माइनस v फिरोज भैया। तो इस बार देख कौन रहा है, फिरोज भैया देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, शान भैया को देख रहे हैं। तो प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर कौन हुआ, फिरोज भैया, और क्या बोलते हैं हमारे जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं यानी जिसको हम प्रेक्षित करें वो कौन है, शान भैया, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा। जो देखा जाता है वो पहले, जिसके द्वारा देखा जाता है वो बाद में। तो यही लिखा है। इसी प्रकार a का b के सापेक्ष, a का b के सापेक्ष, तो va माइनस bb, सिंपल सी चीजें वही सारी, ठीक है। तो मैं इन सब को हटा देता हूं, नहीं तो बहुत गंदा लगेगा। अभी देखो कुछ चीजें यहाँ पे नीचे बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई है कि जो अपेक्षित वेग है, अपेक्षित विस्थापन, अपेक्षित वेग दोनों के बारे में बात करेंगे। वो धनात्मक भी हो सकता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, और वो शून्य भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक कब होगा, मान लो आप va माइनस vb माइनस va निकाल रहे हो, मतलब दूसरे का वेग निकाल रहे हो पहले के सापेक्ष। तो अगर दूसरे का वेग पहले से ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है क्वांटिटी पॉजिटिव ही आएगी, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब पहली चीज ज्यादा स्पीड से भाग रही, जैसे हमारे केस में फिरोज भैया ज्यादा स्पीड से भाग रहे थे, शान भैया स्लो भाग रहे थे। तो जब शान भैया ने फिरोज भैया को देखा तो यार वो तो आगे जा रहे हैं, मतलब वो धनात्मक हो गया। लेकिन अब अगर मैं फिरोज भैया को देखूं कि फिरोज भैया शान भैया को देख रहे हैं, तो फिरोज भैया को दिख रहा है यार शान भैया तो पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब उनके लिए अपेक्षित विस्थापन और अपेक्षित वेग दोनों ऋणात्मक हो गए, ठीक है। तो अगर मैं VB निकालता हूं यानी VB माइनस V निकालता हूं, अगर VB का वेग ज्यादा है VA से तो ऑब्वियस ही बात है धनात्मक ही आएगा, और अगर VA का वेग VB से ज्यादा हो गया तो उस केस में वो ऋणात्मक आएगा। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, बेसिक सी चीज है। और अगर दोनों ही सेम वेग से चल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में वेग शून्य हो जाएगा। मान लो आप चल रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, दूसरी भी एक ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, दोनों ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल चल रही है। मैं जिसमें बैठा हूं वो भी मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और दूसरी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो हमको ऐसा लगेगा कि यार हम तो स्टेशनरी खड़े, दोनों आराम से, मतलब बिल्कुल स्थिर है, ठीक है। हमें एक दूसरे का अपेक्षित वेग फील ही नहीं होगा, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, ये है अच्छे अच्छे ग्राफ, अपेक्षित वेग के स्थिति समय ग्राफ। अभी देखो पहला केस है, अगर दोनों का वेग समान है, मतलब VA और VB आपस में बराबर है, वही दो ट्रेनें, मैं अभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली ट्रेन में बैठा हूं, मेरा पड़ोसी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बैठे हैं, तो हमारी ट्रेन चलती रहेगी, ठीक है। तब वस्तु एक नियत दूरी पर पृथक्कृत रहती है, अर्थात दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी समान रहती है, इसलिए एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी स्थिर प्रतीत होती है, अतः उनकी स्थिति समय ग्राफों के ढाल समान होते हैं, अर्थात ग्राफ समानांतर रेखा को प्रदर्शित करते हैं। फालतू की बातें, ठीक है, हम सीधी सीधी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या बोलना चाहते हैं, भाई जो वेग मेरा है
वही वेग मेरे पड़ोसी का भी है। मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ तो वो भी चल रहा है। स्थिति समय ग्राफ है ना, स्थिति समय ग्राफ हमें क्या बताता है, या स्थिति समय ग्राफ का ढाल हमें क्या देता है, स्थिति समय ग्राफ का ढाल हमें, स्थिति का मतलब है विस्थापन से, तो वो क्या देता है हमें, वेग। अब दोनों का वेग समान है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों की ढाल भी समान होगी। तो देखो ये पहले वाले की ढाल और ये दूसरे वाले की ढाल, दोनों के लिए थीटा सेम होना है, तो ऑब्वियसली बात है लाइनें पैरेलल ली जाएंगी। ठीक है ना, ट्रेन है ऐसे पैरेलल चलती जा रही है क्योंकि दोनों का वेग क्या है, समान है। आई होप सबको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये कब का केस था, जब दोनों का वेग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब मान लीजिए दोनों का वेग बराबर नहीं है, मान लो कि जो VA है VB है वो VA से छोटा है, तो उस केस में जब आप B माइनस A निकालोगे, क्योंकि A बड़ा है ना और B छोटा है, ऑब्वियस ही बात है, तो उस केस में VAB कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। ठीक है ना, VAB कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो दोनों ऑब्वियस ही बात है किसी ना किसी एक बिंदु पे आके मिल तो जाएंगी। ठीक है, तो देखो उसका ग्राफ ये रहा। अगर हमारा VA जो है VB से बड़ा है तो उस केस में किसकी ढाल ज्यादा है, A की, क्योंकि A का वेग ज्यादा है। हम स्थिति समय ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उसका जो ढाल है वो वेग देगा। तो जो A है उसका वेग ज्यादा है तो उसकी ढाल भी ज्यादा होगी, ये उसकी ढाल हो गई, मान लो थीटा A। ठीक है ना, और VA की जो ढाल होगी वो कंपैरेटिवली छोटी होगी, यानी तुलनात्मक रूप से छोटी होगी। तो जब आप, ऑब्वियस ही बात है कि VA ज्यादा स्पीड से भागे जा रहा, मान लो ऐसा, मैं आपको ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं और अच्छे से, ग्राफ में क्या कहानी चल रही है। ठीक है, मान लो ये हमारी एक पहली कार जो बहुत ही गंदी सी दिख रही है, मानता हूं मैं, इसको मान लो आप B, या चलो A मान लेते हैं, पहले इसको A पहले लिख लेते हैं, आसान रहेगा। मान लेते हैं हमारी ये A कार है, ठीक है ना, और ये हमारी B कार है जिसका स्लोप कंपैरेटिवली छोटा है, यानी थोड़ी कम स्पीड से चल रही है। तो ये भागे जा रही है, भागी, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो है तो ये ऐसे चलेगी क्योंकि इसका स्लोप कम है। ऑब्वियसली बात है दोनों एक दूसरे को काट देगी, कहीं ना कहीं भिड़ जाएगी दोनों कहीं ना कहीं, क्योंकि एक का वेग ज्यादा है और एक का वेग क्या है, कम है। तो कहीं ना कहीं हमारा मतलब भिड़ेगी नहीं, वैसे वेग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्राफ की बारे में बात कर रहा हूं कि ग्राफ जो है ना वो किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलेगा। मतलब कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि दोनों का जो क्या बोलते हैं स्थिति है या जो विस्थापन है किसी पर्टिकुलर समय पर वो सेम हो जाएगा। ठीक है ना भाई, कभी ना कभी तो भाई पहली वाली स्पीड से भाग रही है, दूसरी वाली ऑलरेडी चल रही है, तो कभी ना कभी तो उसको क्रॉस करके निकलेगी, तो कभी ना कभी दोनों का विस्थापन तो सेम होना ही है। आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी, ये गाड़ी वाले एग्जाम्पल से तो हो ही गई होगी। अब हम मान लेते हैं कि B का वेग ज्यादा है और A का वेग कम है, तो उसमें जब आप VA माइनस VB निकालोगे तो इस बार धनात्मक आएगा। अभी भी हमने A को पहले भी नीचे ले रखा था, अभी भी नीचे ले रखा है, तो इस बार B का हमारा जो ग्राफ है या सॉरी स्लोप जो है, ढाल है वो ज्यादा आएगी, ये इसकी ढाल ज्यादा आ गई और इसकी ढाल कैसे आ गई, कम आ गई। तो ऑब्वियसली बात है, आप मान लो ना दो कारें से चल रही हैं ऐसे, तो एक तो ये ऊपर जाते जा रही है, इसका स्लोप तो कम है तो कभी मिलेगी नहीं, मतलब ये दूर होती जाएगी क्योंकि इसका स्लोप तो कम ही है तो कभी नहीं मिलेगी। तो एक को हमने नीचे रखा, B को अपन ने ऊपर रखा, VB माइनस VA निकाला तो हमारे को क्या मिला, ऋणात्मक मिला। उसमें कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगी और इसमें वो कभी भी नहीं मिलने वाली। आई होप ये ग्राफ भी आपको क्लियर हो गए होंगे, तो इसको हम सबक को हटा देते हैं। ठीक है ना, इसमें हम एक्चुअली क्या निकाल रहे हैं, B का A के सापेक्ष वेग, B का A के सापेक्ष वेग। तो A जो है ना वो ऑब्जर्वर है, अगर A जो है ऑब्जर्वर है और उसका वेग ज्यादा निकलता है, मतलब वो B मतलब कहीं ना कहीं वो जो मतलब B ऑलरेडी चल रही थी, A वाला पीछे से आता है और B को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। तो जब A की स्पीड ज्यादा है, B ऑलरेडी चल रही, तो कहीं ना कहीं मैं उसको क्रॉस करके निकल लूंगा अगर मेरा वेग ज्यादा है, तो ये वाला ग्राफ है। और मान लो B वाला ऑलरेडी चल रहा है, वो काफी स्पीड से चल रहा है, A वाला हूं मैं ऑब्जर्व करने वाला हूं, लेकिन मेरी स्पीड तो उससे कम है ना, तो कभी मैं उसको चेज ही नहीं कर पाऊंगा। मतलब हमारे बीच की दूरी बढ़ती जाएगी और हम कभी नहीं मिलेंगे, वो ये वाला ग्राफ है। ठीक है ना, हमारा ऑब्जर्वर A है, हमने फिक्स कर दिया इसलिए। अभी देखो ये थर्ड वाला ग्राफ, अगर दोनों जो है विपरीत चिन्हों के हैं, अर्थात दोनों वस्तुएं परस्पर विपरीत दिशा में चल रही हो, यानी एक कार ऐसे चल रही है, मान लो एक कार हमारी ऐसे ये इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, अभी कार से ज्यादा तो मेरे को कुछ और ही दिख रहा है, ठीक है थोड़ा फील तो आ ही जाएगा आपको, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो देखो दोनों अगर क्या बोलते हैं विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं वो एक पॉइंट पे आके मिलेंगे। ठीक है,
तो वापस हमने ए को ऑब्जर्वर मान रखा है और बी जो हमारा वो क्या है, बी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उस केस में भी ग्राफ आपका मिल ही जाएगा, क्योंकि देखो ना भाई, अगर ए के वेग को आप धनात्मक मान के चलते हो तो ए के वेग को आपको ऋणात्मक मानना पड़ेगा। तो देखो जिसका जो स्लोप है, ठीक है, इसका स्लोप है ना, ढाल जो है वो ऋणात्मक, देखो मैं एक्स एक्स के साथ ही बनाता हूँ, बना ना, कोण कितना बड़ा बन गया। यहाँ ऐसे देख लो, यहाँ से देख लो, ये देखो, ये देखो, इसको हटा दो, कंफ्यूजिंग है, हाँ इसको हटा देते हैं अपन। नीचे देखो, इसका स्लोप कैसा है, ऋणात्मक, यानी इसका वेग ऋणात्मक है और इसका धनात्मक है, तो कहीं ना कहीं आके मिल जाएंगे। ठीक है, हम वेग के बारे में बात करें, चाल के बारे में नहीं। चलो अब अपन आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चंस पे। ये तो सब हमने थ्योरी वेरी पढ़ ली। तो अपेक्षित वेग को ज्ञात करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि अपेक्षित वेग ज्ञात करने के क्या नियम होंगे। देखो, प्रेक्षक के वेग को विपरीत कर दो, जो प्रेक्षक है उसके वेग को पलट दो। ठीक है ना, दिए गए वेग को प्रेक्षक के वेग पर अध्यारोपित करते हैं, जो भी हमें वेग दे रखा है उसको प्रेक्षक के वेग पे डाल दो। अभी हम समझेंगे क्या बोल रहे हैं अपन। और दोनों अध्यारोपित वेगों का परिणामी वेग अपेक्षित वेग होता है। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे देखो। अच्छा, इसमें एक चीज हमने और मान लेते हैं कि जो हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो उसको धनात्मक लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ऋणात्मक। एक चिन्ह परिपाटी मान ली, ये आपके ऊपर है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको बोलूंगा कि यार नहीं, आप तो ना जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ना उसको धनात्मक मान लो, राइट हैंड साइड को ऋणात्मक मान लो। या आपकी इच्छा करे बोले नहीं सर मेरे को तो राइट हैंड साइड को धनात्मक ही मानो, तो मानो ना, कौन मना कर रहा है। तो हमारे इस केस में ये जो अपन ने फिगर लिया है, इसके अंदर हमने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव माना है और लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव माना है। ठीक है, मतलब दाईं तरफ को हमने धनात्मक और बाईं तरफ को अपन ने ऋणात्मक माना है। तो देखो, जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं और ए हमारा प्रेक्षक है, इस चीज का ध्यान रखना, ए हमने प्रेक्षक को ले रखा है, तो अगर हमने बोला कि भाई हमें ना बी का वेग चाहिए ए के सापेक्ष, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब देखो ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन की बात है, ये तो चलो मैथमेटिकली लिखा है, लेकिन आप खुद सोच के बताइए, अगर दोनों चीजें प्रेक्षक और प्रेषित, जो मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और जो ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि भाई हम दोनों के वेग को घटाएंगे, क्योंकि दोनों सेम दिशा में चल रहे हैं। और अगर दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे होंगे तो उनके बीच की दूरी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी कहीं ना कहीं उनका वेग क्या हो जाएगा, जुड़ रहा है, तभी तो उनके बीच की दूरी कम हो रही है। ठीक है, जबकि उस वाले केस में उनके जो बीच की दूरी है वो और बढ़ती जा रही है। यहाँ पे भी देखो सेम केस है, अगर वी ए और वी बी सेम दिशा में चल रहे हैं और हमें ए ऑब्जर्वर है और बी जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसका पीछा कर रहा है, पुलिस इसका पीछा कर रही है। ठीक है, तो अगर मुझे अपेक्षित वेग निकालना है किसका, बी का, किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, मतलब चोर का वेग निकालना मान लो पुलिस के सापेक्ष, तो हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा कि हम हमारा जो प्रेक्षक है उसके वेग को ऐसा फ्लिप कर देते हैं, तो फ्लिप कर दो, फ्लिप करते ही हो जाएगा माइनस का भी है, फिर दोनों को जोड़ दो, ये लो जोड़ दिया हमने, जोड़ा, देखो ये पहला प्लस किया और ये माइनस था, क्योंकि हमने उस दिशा को ऋणात्मक ही माना था। तो देखो कितना हो गया, वी बी माइनस वी है। ठीक है ना, ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, या फिर आपने जो रूल दे रखा है उससे भी आप जा सकते हो। रूल में ये लिखा हुआ था जो प्रेक्षक होता है अगर वो इधर जा रहा है तो आपको उसको फ्लिप करना है। ठीक है ना, अगर वो इधर जा रहा है तो उसको इधर फ्लिप कर दो। देखो नीचे वाले में किया है, हमारा जो प्रेक्षक है ना इस बार वो लेफ्ट की तरफ जा, मेरा तो राइट है, आप लोगों का लेफ्ट है, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो हमने उसको इधर कर दिया। जब इधर करा तो उसका वेग क्या हो गया, धनात्मक। इसका वेग तो पहले ही धनात्मक था क्योंकि इधर ही जा रहा था, तो इस बार दोनों जुड़ गए। ठीक है ना, इस बार रिजल्ट जो है हमारे पास दोनों का ये होगा, क्या फर्क पड़ना। ठीक है ना, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। हमने उसके आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसको फ्लिप किया है। इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसमें हमने वेग को एक्चुअली वो धनात्मक दिशा में ही चल रहा था। ठीक है, या अगर आपको इस चीज से समझ नहीं आ रहा तो भी मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं। बी का ए के सापेक्ष निकालना है ना, तो वी बी है, सेम डायरेक्शन में जब भी चले पैरेलल, दोनों को माइनस कर दो, सिंपल। यहाँ पे बी का ए के सापेक्ष निकालना है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, कुछ मत करो, जोड़ दो, खत्म, आसान। ठीक है ना, सिंपल है। सेम डायरेक्शन में चले तो घटा दो, अपोजिट डायरेक्शन में चले तो जोड़ दो, सिंपल। ठीक है ना, जैसे दो ट्रेनें ऐसे पैरेलल चल रही हैं, एक का दूसरे के सापेक्ष देखना तो घटाना ही पड़ेगा। मान लो ये हमारी पहली ट्रेन जो सच में ट्रेन जैसी नहीं दिख रही और ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, और ये हमारी दूसरी ट्रेन जो छोटी है और ये 98 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो अगर मैं बोलूं आपको मुझे इस वाले का
मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो हमें बी का वेग देना है, देखना है ए के सापेक्ष। तो क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे कि इनका अपेक्षित वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक ट्रेन जो बी वाली ट्रेन है वो ए से 2 किलोमीटर प्रति घंटा आगे चल रही है, यानी हर घंटे वो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2-2 किलोमीटर बढ़ता जाएगा, ये तो इसका मतलब है। लेकिन अगर ये ट्रेनें ऐसे चल रही होती तो मान लो ये पहली, ये दूसरी, ये बी ए, इसका वेग कितना 98 माना था और इसका वेग कितना माना था हमने 100, तो ये बी बी, ठीक है। और मैं आपको बोलूं बी का ए के सापेक्ष वेग निकालना है, इस बार दोनों ऐसे जा रही है तो दोनों का वेग जुड़ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे वाले को ऐसा लगेगा यार जैसे ट्रेन, आपने खुद ने ऑब्जर्व किया होगा, ट्रेन अगर कोई आप किसी ट्रेन में चल रहे हो, ऑलरेडी आपकी ट्रेन चल रही है और दूसरी ट्रेन आपके पैरेलल साइड में जाती तो आपको वेग कम लगता है, वेग ऑटोमेटिकली लगता है कि आपकी स्पीड स्लो हो गई। लेकिन अगर वही दूसरी ट्रेन दूसरे ट्रैक से आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो आपको ऐसा लग जाता है वेग बढ़ गया, होता है ऐसा, आप ऑब्जर्व करना कभी यानी दूसरे ट्रैक पे जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो ऐसा लगता है बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ गई है ना, हम तो किसी सुपर फास्ट स्पीड वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और अगर दूसरी ट्रेन आपके पैरेलल ही चल रही है तो उस केस में आपका वेग घट जाएगा, ठीक है, जैसा इस वाले केस में हुआ था। तो अपोजिट में हम जोड़ते हैं, यानी इसमें अगर आपको बी का वेग देखना है ए के सापेक्ष, क्योंकि ए तो हमारा प्रेक्षक ही शुरू से, तो हम इसमें से इसको जोड़ देंगे, मतलब 100 + 98 कर देंगे, 198 हो गया। स्पीड तो कितनी बढ़ गई, तो ऐसा लगेगा कि सुपर फास्ट ट्रेन में बैठे हो। तो आई होप सबको इतनी बात समझ आ गई होगी। शॉर्टकट यही है, अपोजिट हो तो जोड़ दो और सेम हो तो घटा दो। अभी देखो हमारे पास ये न्यूमेरिकल आया, बहुत सुंदर सा, ठीक है ना, बहुत इजी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा लल्लू से प्रॉब्लम है, बहुत छोटी सी है, ठीक है। तो देखो क्या है, 150 मीटर लंबी ट्रेन है जो कहाँ की तरफ जा रही है, उत्तर की ओर 100 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है। एक तोता रेल पथ के समानांतर दक्षिण दिशा में क्या बोलते हैं 5 मीटर प्रति सेकंड से उड़ रहा है, तो तोते द्वारा ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। अब ओरल है यार, ना दक्षिण देखना, ना उत्तर देखना, ना उधर देखना, ना इधर देखना, दोनों अपोजिट है ना, जोड़ दो। इसका वेग कितना 5, इसका कितना 10, टोटल कितना हो गया 15। ट्रेन कितनी लंबी 150, समय कितना लगा 150/15, 10 सेकेंड। लो हो गया ओरली सॉल्व, ठीक है ना, क्योंकि तोता और ट्रेन, मतलब तोता अगर आपका कहां जा रहा था, ये इनके अंदर दक्षिण दिशा में है ना, और हमारी ट्रेन उत्तर की तरफ जा रही थी, ठीक है, अपोजिट है, जोड़ देंगे। अब मान लो ऐसा बोल देता कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में तोता उड़ रहा है, तो ट्रेन का भी जो तोता जो है वो ट्रेन को कभी चेज ही नहीं कर पाता, क्योंकि जो तोता है ना वो 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और ट्रेन आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड से, मतलब ट्रेन तोते से हमेशा आगे ही रहती और हर सेकंड उसकी दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ती जाती है। आई होप आप सबको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर आपसे गलती से सब पूछ ले, एग्जाम में कभी आ जाए और बैठ के सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी नहीं सोचना, अगर वो बोल दे कि दोनों समानांतर चल रहे हैं, तोते की स्पीड 5 मीटर प्रति सेकंड, ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड, तोता ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगा, तोता कभी ट्रेन को पार कर ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि वेग ऋणात्मक आ रहा है यार। तुम्हारा जो प्रेक्षक है वो कौन है, ये 5 और ये 10 माइनस कर लो, ट्रेन हमेशा 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे चल रही है, तो तोता कैसे उसको चेस कर लेगा, पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन इस केस में क्योंकि दोनों अपोजिट है इसलिए सीधा सीधा अपन जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो मैं कर देता हूँ, ये हमने प्यारा सा सुंदर सा तोता लिया है, कलरफुल, ठीक है ना, पहाड़ी तोता होता है, बहुत कलरफुल है। और ये हमारी ट्रेन है 643 नंबर की, 643 की। तो हमारी ट्रेन जो है वो उत्तर की तरफ जा रही है, तोता दक्षिण की तरफ जा रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, लिख देते हैं फटाफट। तोते को बोलते हैं इंग्लिश में पैरट, पैरट की स्पीड हमें कितनी दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड। ट्रेन को इंग्लिश में ट्रेन ही बोलते हैं, तो ये हो गया VT, ये हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और हमें क्या करना है, तोते की स्पीड निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, तो दोनों जोड़ेंगे, आपको बता ही दिया मैंने। तो VT + VP, क्योंकि दोनों के दिशा विपरीत है, ठीक है ना। तो कितना हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, या अगर विस्थापन है तो विस्थापन से कर लो, क्योंकि सेम ही स्ट्रेट लाइन में मान के चल रहे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लिखा। लेकिन क्वेश्चन में वेग वेग बोल रहा है बार बार, तो हम ये वाला फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। नहीं तो फिर टीचर गलत कर देगा हमारा, ऐसा तो गलत कुछ भी नहीं है लेकिन कर देगा, क्योंकि क्वेश्चन में वेग दे रखा है। तो विस्थापन हमारा कितना है, कितनी लंबी ट्रेन है 150, और
हमारा टोटल वेग अपेक्षित वेग कितना है 15, तो समय कितना लगा हमारा 10 सेकंड। इजी, ठीक है ना। तो ये तब की प्रॉब्लम होती है जब हमारे पास दो ही चीजें हो, लेकिन अगर दो से ज्यादा चीजें आ जाती है ना तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाला है ना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा कॉम्पिटिशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली आ जाता है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा लॉजिक है। मैं वापस फर्स्ट एग्जाम्पल पे जा रहा हूँ, देखिएगा वही शान भैया वाला और ये हमारे फिरोज भैया वाला, ठीक है। ध्यान से सुनना, अगर हमें क्या करना था, हमें निकालना क्या था, हमें वीपीजी निकालना था, मतलब पैसेंजर यानी शान भैया की स्पीड ग्राउंड यानी फिरोज भैया के रेस्पेक्ट में। तो पैसेंजर की स्पीड हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा पैसेंजर कहाँ पे खड़ा है, पैसेंजर हमारा खड़ा है ट्रेन में, तो पैसेंजर की स्पीड लिखेंगे पहले ट्रेन के रेस्पेक्ट में, फिर ट्रेन किस पे चल रही है, ट्रेन चल रही है ग्राउंड पे, तो ट्रेन की स्पीड लिखेंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट। ये होता है फॉर्मेट। भाई आपको पैसेंजर की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चाहिए, ठीक है ना। अब चाहे इसमें 10 भी चीजें हो, मान लो एक और एग्जांपल मैं इसके अंदर आपको देता हूं। मान लो कि है ना ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक और मतलब बच्चों वाली या कुछ भी ऐसी चीज चल रही है और आप भी उसके ऊपर चल रही हो, ठीक है ना। 3 चीजें हो गई। अब यार उसको कैसे समझो, प्रैक्टिकली ऐसा कोई एग्जाम्पल तो होता नहीं है, पर मान लो ये ट्रेन चल रही है, ठीक है ना, और ट्रेन पे मान लो एक और छोटा और ट्रैक है जिसपे कार चल रही है और ये ट्रैक भी आगे चल रहा है। 3 चीज हो गई, पहले ट्रेन, पहले ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ट्रेन, ट्रेन के ऊपर ट्रैक चल रहा है, ट्रैक के ऊपर गाड़ी चल रही है। अब मैं आपको बोलूं यार गाड़ी की स्पीड मेरे को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाल के बताओ, तो आप पहले क्या करोगे, पहले गाड़ी की स्पीड ट्रैक के रेस्पेक्ट में निकालोगे, फिर ट्रैक की स्पीड ट्रेन के रेस्पेक्ट में निकालोगे, फिर ट्रेन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालोगे। सिंपल सा फंडा है, ये यहाँ पे भी हमने यही करा। पैसेंजर की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी थी, तो पैसेंजर पे किस पे खड़ा है, ट्रेन पे, तो पहले पैसेंजर की स्पीड ट्रेन के रेस्पेक्ट में, फिर ट्रेन की स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। इसके केस पे हम करते क्या, हम डायरेक्शन देखते हैं बस। अभी हम मान लेते हैं कि हमारी डायरेक्शन ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, ठीक है। तो धनात्मक है मतलब जो हमारा पैसेंजर है उसकी स्पीड भी +2 है, ट्रेन की भी 9 है, तो सीधा सीधा 2 + 9 कितना हो गया, मैंने तो आपको बोला था 11 ही आएगा। देखो आ गया 11, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अब उस क्वेश्चन पे चलते हैं, वो आपसे आराम से हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो देखो हमारी एक नाव है और क्या बोलते हैं, नाव जो है धारा के बहाव की दिशा के विपरीत दिशा में नदी के जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो हमारी जो नाव है, ऐसा करिएगा आप लोग इसको होमवर्क कीजिएगा, आपका ये होमवर्क है। अगली बार जो इसका सही सोल्यूशन देगा ना, चलो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन सिखाया ना, आप ये होमवर्क में लिखिए, लिख दीजिए इसको होमवर्क में। ये मेरा चैलेंज है, आप लोग इसको कर आइएगा। लास्ट भी आप लोगों ने उत्तर नहीं दिया था, होप सो आप ये करके आएंगे और मुझे इसका उत्तर देंगे। जो दे दोगे मेरे को आंसर, मैं उसका नाम पक्का कमेंट में डालूंगा। लास्ट टाइम तो आपने दिया नहीं था, लेकिन इस टाइम मैं आपको पक्का कह रहा हूँ, जिसने आंसर दिया उसका नाम पक्का कमेंट में आएगा, ठीक है। चलो तो मिलते हैं अपन आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहना है, मस्त रहना है और पढ़ते रहना है। चलो ठीक है, बाय बाय। और लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।